हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 166 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 167 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और आपको इसे कैसे लिखना है। तो आपका प्रश्न है, अपने कुछ कार्यों से क्लाइव ने अपनी उपलब्धि की उपयोगिता और कीर्ति को धूमिल कर दिया, टिप्पणी कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी सुलझा हुआ प्रश्न है। तो पहले हम आपका उत्तर देख लेते हैं। आपने लिखा है, रॉबर्ट क्लाइव को भारत की धरती पर ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनके द्वारा प्लासी की लड़ाई, तृतीय कर्नाटक युद्ध और बक्सर की लड़ाई में अपनी कुशलता नेतृत्वकर्ता की भूमिका का प्रदर्शन किया। इसके इतर उन्होंने कुछ प्रशासनिक सुधारों हेतु भी कदम उठाए, जैसे कि कंपनी में सिविल सेवकों की भर्ती का प्रचलन, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली आदि, और भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु कंपनी के अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार के निजी व्यापार करने पाबंदी लगा दी गई। हालांकि इनके सुधार कंपनी को सुदृढ़ता प्रदान करने पर ही केंद्रित रहे। इन्होंने अन्य क्षेत्रों जैसे कि आर्थिक सुधारों, न्यायिक सुधारों आदि पर ध्यान नहीं दिया। इनकी छवि को सबसे ज़्यादा धूमिल करने वाली घटना प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मिली कंपनी की करारी हार थी, जिसके बाद इनको वापस बुला लिया गया। इसके इतर भी ये पहले ऐसे गवर्नर थे जिन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाया गया, और यही कुछ असफलताएं उनकी उपयोगिता और कीर्ति को धूमिल करने जैसी साबित सिद्ध हुई। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में हम चाहे जितनी भी बुलंदियों को छू लें, लेकिन हमारे द्वारा की गई एक गलती हमारी उपलब्धियों और ख्याति को धूमिल करने के लिए काफ़ी होती है। देखिए, इसमें ऐसा निष्कर्ष आपको नहीं देना है, ये एथिक्स का पेपर नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे अपने व्यक्तिगत जीवन से या कोई मोटिवेशनल लाइन का उपयोग ना करें, क्योंकि ये क्लाइव से संबद्ध है। तो आप क्लाइव की तुलना आगे आने वाले किसी या तो गवर्नर से कर दें, या फिर क्लाइव को लेकर जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है किसी न किसी हिस्टोरियंस का, आप उस लाइन का उपयोग करें। क्लियर? लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम इसे एथिक्स से जोड़ दें। क्लियर? दूसरी बात यह है कि आपसे जो प्रश्न पूछा गया है, तो पहले आप प्रश्न को समझिए कि आखिरकार आपसे प्रश्न ऐसा पूछा क्यों गया। आपसे प्रश्न पूछा है कि अपने कुछ कार्यों से, ध्यान देना यहाँ पे वर्ड क्या है, अपने कुछ कार्य, मतलब सभी कार्य नहीं। कुछ कार्य का मतलब एक या दो ऐसे उसके कार्य थे जिसने उसकी उपलब्धियों की उपयोगिता को और उसकी कीर्ति को धूमिल कर दिया। मतलब क्या हुआ कि उसने कोई ऐसे कृत्य कर दिए जो कि काफ़ी ज़्यादा निंदनीय नहीं थे, लेकिन किए उसने ऐसे कृत्य जिनको लेकर कई सारे इतिहासकार उसकी उपलब्धि की उपयोगिता की आलोचना करने लगे। समझ गए? इस लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एक स्पिरिट नज़र आती है, वो ये कि आगे चलकर इसकी उपलब्धियां कितनी प्रासंगिक रहीं, इस पर ये बात कर रहा है। मतलब कि इसने जो उपलब्धियां अर्जित की, वो उपलब्धियों ने कितना स्थायित्व प्रदान किया, या कितनी संपन्नता वहाँ पर लाए, या कितना कंपनी को रेगुलेट और मेंटेन किया, या उसमें व्याप्त अव्यवस्था को दूर किया, उससे संबद्ध ये प्रश्न है। क्लियर? अब जब आप इस लाइन को पढ़ते हो तो आपको पहले से ही पता है कि उसके ऊपर संसद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया कि आपने इंडिया से काफ़ी सारा धन अनैतिक रूप से अर्जित किया है, जिसके लिए आपने वहाँ पर एक संस्था भी बनाई थी जो कि बंगाल को लूटने से प्रेरित थी। अर्थात सोसाइटी फॉर ट्रेड नाम की संस्था के जरिए आप अपनी निजी संपत्ति की बढ़ोतरी कर रहे थे। अर्थात आपने प्लासी की विजय के उपरांत उस समय के नवाब मीर जाफर से 2,34,000 के आसपास पौंड की राशि को आपने उससे संकलित किया था। समझ रहे हो? इस लाइन को ध्यान से समझना। और जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, तो आपने वहाँ पर जब द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत कर दी,
तो उस व्यवस्था से न केवल कंपनी का फायदा हुआ बल्कि कंपनी की आंतरिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई और उसी द्वैत शासन व्यवस्था की वजह से बंगाल में अराजकता उत्पन्न हो गई, जिसे समाप्त करके हमने आगे चल के रेगुलेटिंग एक्ट लाए। इतनी बात आप गहराई से समझिए कि आपसे वास्तव में इसने जो कृत्य किए, इसने जो द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत की बक्सर विजय के बाद, उस बक्सर विजय के बाद वो द्वैत शासन की व्यवस्था कारगर रूप से सफल नहीं हुई। इसीलिए तो वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाता है और उसी के अंतर्गत वो रिफॉर्म किए जाते हैं और द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। मतलब उसके कुछ कार्य ऐसे थे जो दूरदर्शी नहीं थे। कई सारे हिस्टोरियन इसकी इन्हीं बातों को कहते हैं कि वो दूरदर्शी नहीं था, वो अदूरदर्शी था, उसमें मौलिकता नहीं थी। तो आपको ये चीज़ें यहाँ बतानी है। रही बात इसकी उपलब्धियाँ कौन कौन सी थी, तो आप जानते हो कि उसने उस समय प्लासी को जीता, उसने बक्सर विजय की, उसने मैसूर युद्ध के साथ में समझौता किया, उसने आगे चलकर फ्रांसीसियों को पराजित किया, उसने डचों को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसने प्लासी के महत्व को समझा और उस षड्यंत्र में डुप्ले के विचार से प्रेरित हुआ। क्लियर? तो ये चीज़ें जब आप बताते हो तो आपका उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाता है। समझ गए? हालांकि आपने इसमें कई सारे पॉइंट बताए हैं, लेकिन आपको इस प्रश्न को डायरेक्ट शुरू करना है कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ऐसे, जब देखो जब आप ऐसे लाइन लिख देते हो ना कि कुछ इतिहासकारों का मानना है, तो इसी लाइन से स्पष्ट हो जाता है कि आपका उस व्यक्ति या उस पर्सनैलिटी के प्रति कई डायमेंशन है। एक तो डायमेंशन कोई सकारात्मक होगा और एक डायमेंशन कोई नकारात्मक होगा। तो आप पहले इस लाइन को बता दोगे और फिर आप बता दोगे कि वास्तव में ये बात ठीक है कि उसने कुछ कार्य ऐसे किए, कुछ कृत्य ऐसे किए, किंतु ये भी स्मरणीय हो कि उसने एक व्यापारिक संस्था को राजनीतिक संस्था बनाने का प्रयत्न किया। ये भी स्मरणीय हो कि उस समय उसने बंगाल जैसे समृद्ध प्रदेश पर कंपनी की प्रभुता को इस्टेब्लिश किया। हालांकि इसके पीछे राष्ट्रीय सहमति प्रमुख थी, लेकिन एक कुशल नेतृत्वकारी होने के नाते उसने अपने सभी सेनापतियों को और साथ ही अपने सभी कलीग्स को एक साथ समायोजित करके बंगाल में अपनी प्रभुता को इस्टेब्लिश किया, जिसे आगे चलकर वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रशासनिक रूप से मजबूती प्रदान की। क्लियर? अब यहाँ पे जब आप निष्कर्ष लिखोगे तो आप यूपीएससी के बैक ईयर में आए हुए उस प्रश्न का निष्कर्ष लिख सकते हो जो यूपीएससी पूछती है कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भले ही क्लाइव के जीवन में या भले ही क्लाइव ने कुछ ऐसे कृत्य किए जिससे उसकी उपलब्धि की उपयोगिता क्षीण हुई हो, लेकिन ये भी स्मरणीय हो कि उसकी उपलब्धि ने एक व्यापारिक कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय बना दिया और इस प्रशासनिक निकाय की श्रेष्ठता को और अच्छे से संयोजित करने में वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपनी अहम भूमिका निभाई। या कह सकते हो कि बाकी के आगे के गवर्नर जनरलों ने अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसने आगे चलकर भारत में 1858 तक राष्ट्रीय सरकार के नेतृत्व में एक साम्राज्य को स्थापित किया। अब ऐसे इसका निष्कर्ष तो एग्जामिनर को एक पूरा ओवरव्यू, एक पूरी स्टोरी और एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रही बात इस टॉपिक को लेकर और डिटेल से, तो हम ऑलरेडी अपनी मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री ऑप्शनल सीरीज कर रहे हैं। तो उस हिस्ट्री ऑप्शनल की सीरीज में जब हम 1857 का विद्रोह पढ़ लेंगे तो हम उसके बाद जितने भी गवर्नर जनरल हैं, चाहे वॉरेन हेस्टिंग्स हों, चाहे कॉर्नवालिस हो, चाहे वेलेज़ली हो, चाहे विलियम बेंटिक हो, हेस्टिंग्स हो या फिर कोई भी हो, जितने भी गवर्नर जनरल आए, कर्जन, कैनिंग, कोई भी, इन सब को हम इंडिपेंडेंट रूप से पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, इनका मूल्यांकन करेंगे और तब आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे कि वास्तव में आपको इसमें क्या लिखना है और क्या आपको नहीं लिखना है। क्लियर? देखो होता क्या है कि जब हम कोई टॉपिक लिखते हैं ना, तो उसके प्रति हमारी एक व्यापक समझ हो, और जब व्यापक समझ होगी तो हम उसका उत्तर लिखने में काफ़ी सहज हो सकेंगे। तो इस बात की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम अपने टॉपिक में जब पढ़ेंगे तो हम इन सारे क्वेश्चंस को कवर कराएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपने यहाँ पे कई सारे नए पॉइंट्स देखे और आपको समझ में आया होगा कि वास्तव में इसमें हमें किन किन पॉइंट्स को ऐड करना है, किस तरीके से हमें क्रिटिसिज्म करना है और क्रिटिसिज्म करने के बाद हमें अपने उत्तर को किस तरीके से लिखना है।
क्लियर। और जब आप अपने उत्तर को लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वास्तव में इस प्रश्न का यही सही उत्तर हो सकता है। क्लियर। जैसे आपने यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि आपने जैसे यहाँ पे लाइन लिखी ना, धूमिल करने वाली घटना प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मिली कंपनी की करारी हार थी। कंपनी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हारी नहीं थी। मैं पहले यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ, संधि हुई थी। क्लियर। और संधि के तहत जो भी क्षेत्र थे वो क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए गए। मतलब आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते हो कि हार गए, जो भी विजित क्षेत्र जिसने जीता या उसने जीता उनको वापस कर दिया गया। दूसरी बात ये है कि उसको वापस इसलिए नहीं बुलाया गया था क्योंकि वो हार गया था, उसको वापस इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वो उस समय वहाँ की सरकार को प्लासी की महत्ता और बक्सर की महत्ता को बताने गया था। समझ रहे। जब आप स्टोरी पढ़ते हो, मैंने एक क्वेश्चन सेट कराया था आपको पानीपत के युद्ध के समय की 1761 की घटना को। तो उसी समय एक हिस्टोरियन कहते हैं कि जिस समय मराठे पानीपत के युद्ध में पराजित हो रहे थे उसी समय क्लाइव अपनी दूसरी सूबेदारी के लिए वापस इंग्लैंड जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो बताने जा रहा था उस समय के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को कि बंगाल की इम्पोर्टेंस हमारे लिए कितनी है और आगे चलकर हमें भारत विजय के लिए किन रणनीतियों को अपनाना चाहिए। समझ गए। ये लाइन का संदर्भ वहाँ से लिया गया है। तो आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज़ को। तो इस तरीके से आपने देखा कि वास्तव में आपको किस तरीके से अपने प्रश्न का उत्तर लिखना है और किस तरीके से आपको इन सारी प्रॉब्लम से अपने आप को टैकल करना है। क्लियर। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।